हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हमारा चल रहा है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हम लोग आज और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चैप्टर नंबर 6, और इसी में हम देखेंगे रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिक एवं अन्य मुद्दे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोजगार समृद्धि। समृद्धि का मतलब है कि जो आपका एम्प्लॉयमेंट है उसमें कितनी ग्रोथ है, और जो अनौपचारिक सेक्टर जिसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और एवं बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम लोगों को बात करने की, उनको देखने की और अपनी समझ विकसित करने की क्या है, आवश्यकता है। ठीक, इनको हम लोग आपका इस लेक्चर के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे और जानेंगे। देखिए, मेरी आपत्ति मशीनों से नहीं, स्टेटमेंट कह रहे हैं कि मेरी आपत्ति किससे नहीं है, मशीनों से नहीं, मशीन के प्रति सनक को लेकर है। सनक मतलब होता है आप किसी में को आप देखकर पहले एक ओवर माइंड बना ले, कह रहे यार ये पता नहीं कैसा होगा, मुंह से नहीं बना लेते, उसी को बोलते हैं सनक। सनक को लेकर है। इस सनक का श्रेय श्रम की बचत करने वाली मशीन है। कैसी है? श्रम की बचत करने वाली मशीन है, जो लेबर मतलब आप कोई काम कर रहे हैं, अगर वो कोई काम को आपकी बचा देती है तो वो क्या है, आपका वो करने वाली ऐसी मशीन है। मशीन क्या करती है? जो आपकी श्रम शक्ति को बचा देती है। हम उस सीमा तक श्रम की बचत कर जाएंगे जहां तक हजारों लोग रोजगार होकर भूखे मरने पर सड़क पर ना फेंक दिए जाए। अब आपको थोड़ा सा विवादित सा लगेगा या कुछ अलग सा स्टेटमेंट लगेगा। देखिए, कहना क्या चाह रहे हैं, एक तरफ है रोजगार, एक तरफ है मशीनरी। जहां मशीनरी हजारों घंटों के काम को कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में कर सकती है, तो उससे लेबर हमारी कम हो रही है। लेबर का मतलब होता है यहाँ आपकी श्रम की नहीं हो रहा, हमारी जो कार्य क्षमता करने के 8 घंटे कर रहे हैं वो कम हो रहा है। लेकिन इसके करने से क्या हो रही है कि जो लेबर है, जो आदमी काम कर रहे थे, उनकी जरूरत कम हो रही है, और जरूरत कम होगी तो लोगों की डिपेंडेंसी मैन पावर पर ना बढ़कर मशीन पावर पर बढ़ेगी, और मशीन पावर बढ़ने से क्या होगा, लोग बेरोजगार होंगे, और बेरोजगार होंगे तो वो भूखमरी का शिकार होंगे और आखिर में रोड पर आ जाएंगे। इस बात को कह रहे हैं महात्मा गांधी। यानी कि कह रहे हैं वो मशीन के विरोधी नहीं है, यानी कि उन्होंने मशीन का विरोधी नहीं बताया अपने आप को, लेकिन एक उन्होंने कहानी और स्टेटमेंट के माध्यम से ये बताने का और जानने का प्रयास किया है कि आखिर में क्या स्थिति है एक्चुअल, और क्या आप इसको देख सकते हैं। ठीक, परिचय। लोग तरह तरह के काम करते हैं। पहला, भाई कोई ऑफिस जाता है, कोई स्कूल पढ़ाता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेबर का काम करता है, कोई रेडी लगाता है, कोई किसी के सर्विंग का काम करता है, कोई होटल में काम करता है, कोई खाना बनाता है, कोई झाड़ू पोछा करता है, कोई सिलाई कढ़ाई बुनाई करता है, कोई दूध डेयरी, यानी कि हर कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी काम में अपना संलग्न है, और रहना भी चाहिए। कह रहे कुछ लोग, जैसे लोग आप खेतों में काम करते हैं, कारखानों में काम करते हैं, बैंकों में, दुकान इत्यादि में अनेक प्रकार के कार्यस्थलों पर काम करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो अन्य काम करते हैं। घर पर नहीं रहने वाले, घर पर होने वाले काम जैसे बुनाई, फिताई बनाना, हस्तकला पारंपरिक कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है। अब कह रहे कुछ काम ऐसे हैं जो केवल घर तक सीमित थे, अब वो ऐसा नहीं है, अब वो अलग भी है। जैसे, बल्कि इनमें सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में प्रोग्राम बनाने में आधुनिक काम भी शामिल हो चुका है। पहले कारखानों में काम करने का अर्थ है कि सही शहर की स्थिति, कर्मशाला का काम होना, किंतु अब प्रौद्योगिकी परिवर्तन ने गांव में ही घर को औपचारिक उत्पादन का संभव बना दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान 2020-21 में लाखों श्रमिकों ने घर में काम करने के माध्यम से उत्पादकों और सेवा का वितरण किया है। कैसे है? उत्पादक और सेवाओं को उन्होंने आपका वितरण किया है। ठीक, व्यक्तिगत कार्य ही क्यों करते हैं? कह रहे हैं व्यक्ति ही कार्य क्यों करते हैं? आप बताइए क्यों करते हैं? बताएगा कोई कि व्यक्ति ही कार्य क्यों करते हैं? कार्य की हमारे व्यक्तिगत और आपका सामाजिक जीवन में एक अहम महत्वपूर्ण है। यानी कि काम कोई पर्सनल है या आपका सोशल है, उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। अगर कोई पर्सनल है उसका भी इंपॉर्टेंस है, और सोशल है उसका भी एक अपना इंपॉर्टेंस है। लोग आजीविका के लिए कार्य करते हैं। क्या करते हैं लोग? आजीविका के लिए कार्य। कुछ लोगों को उत्तराधिकारी के माध्यम से कार्य किए बिना ही धन संपत्ति मिल जाती है। अब बहुत से लोग काम नहीं करते, किसी की मम्मी डैडी ने, दादा ने, कोई आपकी पुश्तैनी जमीन है उनके पास बढ़िया है, तो उनके पास वो सब कुछ उसी आधार पर उसी तरह से मिल जाता है।
किंतु ऐसे धन से किसी को संपूर्ण संतोष नहीं होता। मान लीजिए कोई आपको धन ऐसे मिल जाए बिना आपके फोकट में, कोई मेहनत ना करी हो, करोड़ों की संपत्ति की आप बारिश हो, तो आदमी में सेटिस्फेक्शन नहीं आता। सेटिस्फेक्शन कब आता है? जब आदमी खुद करता है, खुद कमाता है, तब क्या आता है? सेटिस्फेक्शन आता है, मेहनत। तब आदमी को लगता है हाँ कुछ किया है उसने। ठीक, किसी कार्य से जुड़ा रहना हमें अपनी सार्थकता की अनुभूति को प्रदान करता है। इसी के माध्यम से हम अनेक व्यक्ति को सही अर्थों में संपर्क स्थापित करते हैं। और कैसे करते हैं? सही अर्थों में जो आपका संपर्क है उसको स्थापित करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति सक्रिय के रूप में राष्ट्रीय आय में योगदान करता है। कह रहे कोई भी ऐसा काम जो कर रहा है, चाहे कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, वो क्या करता है? नेशनल इनकम, एक शब्द आया है राष्ट्रीय आय, और मैं पहले भी आपको पढ़ा चुका हूं। राष्ट्रीय आय मैंने आपको बताया था, और उसके साथ साथ मैंने आपको जीडीपी बताया था। ठीक, सकल घरेलू उत्पाद क्या होती है, इन सब चीजों के विषय में मैं आपको बहुत अच्छे से एक एक करके आपको समझाया था कि जीडीपी क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ये मैं आपको समझाया। इसके माध्यम से वह विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में भाग लेकर देश की आर्थिक विकास की हिस्सेदारी को बनाता है। कैसे बनाता है? देश की जो आर्थिक हिस्सेदारी है उसको आपका बनाता है। यही सही अर्थों में आजीविका का उपजन है। कैसा है? ये सही अर्थों में आजीविका का उपजन है। हम केवल अपने लिए ही काम नहीं करते, ऊपर निर्भर व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी कार्य करते हैं, बल्कि उपलब्धियों का अनुभव भी करते हैं। देखिए, आजीविका के साथ भी काम कर रहे हैं। हम लोगों के ऊपर निर्भर ना हो, उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, हम इसलिए काम कर रहे हैं। और जब करते हैं तो हमें फील होता है कि हमने कुछ किया है। होता नहीं कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उसका एक हमें प्राउड सा जो आपका मोमेंट है वो हमको फील होता है, क्या चलो हमने कुछ किया है, और बहुत ही अच्छी और आपके प्राउड जैसी बात है, और हमको बहुत खुशी मिलती है चीज कि हमने ये चीज की है। कार्य के इसी महत्व को समझकर महात्मा गांधी ने शिक्षा और हस्तकलाओं सहित विभिन्न प्रकार के कामों के माध्यम से प्रशिक्षण पर बल दिया है। कार्य कर रहे व्यक्ति के अध्ययन से हम देश में रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के विषय में एक गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इससे हम अपने मानवीय संसाधनों को जानने और उनको प्रयोग करने की योजना बनाने में सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? उनको बनाने में सहायक होते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न राष्ट्रीय आय में योगदान में आपका विश्लेषण करते हैं। ठीक, और इसी के आधार पर हम सब चीजों का विश्लेषण करते हैं, सहायता मिलती है। ये समाज के सीमांत वर्गों, बाल श्रमिकों आदि शोषण की समस्याओं का निदान करने में सिद्ध सहायक, और कह रहे जो हमारी समस्या है उनको सबको सॉल्व करने और निदान करने में एक हेल्पफुल है, और एक काम करती है किस तरीके से हम लोग इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सिद्ध करती है। देखिए, एक बार देख लीजिए, कोई डाउट यहां तक आपको समझ नहीं आ रहा हो? फिर आगे बढ़ेंगे। श्रम और रोजगार की क्या स्थिति है, ये भी मैंने आपको बताया कि व्यक्तियों का अध्ययन, प्रकृति और उसकी गुणवत्ता के विषय में भी एक आदमी को जानने की गहरी रुचि होती है, उस पर योजना बनाने की, इन सारे क्षेत्रों का विश्लेषण में योगदान भी करते हैं। ये सारी चीजों को हमने आपका देख लिया। क्लियर है? देख ले एक बार, कोई डाउट कोई क्वेरी है मुझसे पूछ लीजिए बेटा। देख लिया आपने? यहाँ तक किसी बच्चे कोई डाउट कोई क्वेरी? मेरे प्यारे बच्चों देख लें आप, किसी को डाउट हो, कोई क्वेरी हो किसी प्रकार की टॉपिक से संबंधित। 6.2 श्रमिक और रोजगार क्या है? श्रमिक कौन है? जब एक किसान खेतों में काम करता है, वह खाद्यान्न और उद्योग के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। कपास ही कपड़ों के कारखानों और विद्युत घरों में कपड़ों के रूप में धारण, कपास ही कपड़ों के कारखानों और विद्युत घरों में कपड़े के रूप में काम करते हैं। गाड़ियां सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। अब देखिए, कपास का कोई कारखाना है, उस कारखाने में अगर बिजली के इलेक्ट्रिकर हैं तो वो आपके कपड़ों को बनाने में काम करेंगे। गाड़ियां हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाएंगी। हम जानते हैं कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य, अब देखिए देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे फोकस करें, मैं पेन चेंज कर देता हूं। हम जानते हैं कि आप किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य ही सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो ये आपकी यहां से लेके यहां तक आपका जीडीपी की परिभाषा है, लिख लीजिए। ये क्या है? जीडीपी की डेफिनेशन है। यानी कि किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, ठीक, क्या है आपका? जीडीपी कहलाता है। पहले डेफिनेशन को लिखे, जिन बच्चों को नहीं पता है, जिन लोगों ने उस टाइम नहीं लिख पाए थे नहीं, आप जीडीपी की डेफिनेशन को लिखिए। पता होना चाहिए ना कि जीडीपी की परिभाषा क्या है।
चलिए, हमें निर्यात के लिए मूल्य प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। क्या होता है? जो निर्यात का मूल्य हमको क्या होता है? प्राप्त होता है और आयात का मूल्य चुकाना पड़ता है। ऑब्वियस सी बात है, निर्यात आप किसी चीज का करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, आप कोई चीज को बाहर से मंगाएंगे तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो भाई अगर आप चीजों को खरीदेंगे, खरीदने का मतलब आयात से है, तो ऑब्वियस है कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा, तभी तो कोई चीज देगा बदले में। बेचेंगे तो मिलेगा। इसमें हम देखते हैं कि देश का नवल अर्जन धनात्मक हो सकता है, यानी कि जो आपने जो आपका प्रॉफिट किया है वो आपका पॉजिटिव हो सकता है यदि निर्यात का मूल्य आयात की अपेक्षा अधिक हो। निर्यात कैसा होना चाहिए? ज्यादा। और A4 आयात कैसा होना चाहिए? कम। तब क्या होगा? तब आपको लाभ मिलेगा, यानी कि प्रॉफिट में होगा। ये कहना चाह रहा है। और कह रहे हैं ये आपका ऋणात्मक भी हो सकता है। और ऋणात्मक में क्या होगा? यदि आयात का मूल्य निर्यात की अपेक्षा अधिक हो या उससे शून्य हो, तो आयात और निर्यात का मूल्य समान हो तो हम अर्जनों का योग करते हैं, प्लस या माइनस में हम उस वर्ष के लिए सकल घरेलू उत्पाद प्राप्त होती है। अब देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं सकल घरेलू उत्पाद में? ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक कंडीशन ये है और एक कंडीशन ये है। एक कंडीशन ये हो सकती है, यानी कि 3 कंडीशन हो। ध्यान दीजिए, 3 कंडीशन देगी। पहला कंडीशन है निर्यात अधिक हो, आयात कम हो, तो इसमें क्या होगा? लाभ होगा। निर्यात कम है, आयात अधिक है, तो इसमें क्या होगा? हानि होगी। भाई पैसा जेब से ही जाएगा, हानि होगी। और लाभ, आयात बराबर निर्यात बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? आपका जीरो रहेगा स्थिति, यानी कि ना घटा ना बढ़ा, बराबर। आपने इसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्या होगा? बैलेंस। ठीक, तो ध्यान रहेगा, आयात निर्यात कम बढ़ती में कोई दिक्कत नहीं, बड़ा आसान है। अगर आप आप ऐसे बनाते हैं, इस तरीके से करेंगे तो बिल्कुल सरल है, कोई इतनी बड़ी ऐसी समस्या है नहीं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाली सभी क्रियाओं को हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। कह रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करने वाली सभी हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। वे सभी क्रियाएं जो आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होती हैं श्रमिक कहलाते हैं, चाहे वे उच्च या निम्न हो, आपका किसी भी प्रकार की, उच्च हो या निम्न। यदि हमसे कुछ लोग बीमार या जख्म होने आदि शरीर को कष्ट और खराब मौसम में त्योहार, सामाजिक धार्मिक उत्सवों के कारण में स्थायी है के रूप में काम कर पाती है, तो उसे हम श्रमिक ही माना जाता है। मान लीजिए आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई लेबर है, शादी है, ब्याह है, किसी में काम कर रहे हैं, तो वो भी उसमें काउंटेबिलिटी में क्या होता है? ऐड होता है। ठीक, और रूप में नहीं आ सकता, आता है, काम है लेकिन हम उसको काउंट नहीं करते। उन्हें श्रमिक ही माना जाता है। इन लोगों में, इन कामों में लगे मुख्य श्रमिक की सहायता करने वाले। अब देखिए, कोई मेन व्यक्ति है, उसके नीचे कुछ हेल्पर होते हैं, उसकी बात कर रहा है, उन्हें भी आपका श्रमिक ही माने जाते हैं। आमतौर पर हम ऐसे सोचते हैं कि जिन्हें काम के बदले नियोक्ता द्वारा भुगतान किया जाता है उन्हें श्रमिक कहा जाता है, पर ऐसा नहीं। जो व्यक्ति स्वनियोजित होते हैं वे श्रमिक ही होते हैं। अगर कोई आदमी सेल्फ अपना कुछ काम कर रहा था, उनको क्या कहते हैं बच्चों? हम उनको स्वनियोजित, सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ ग्रुप जो द्वारा काम करते हैं। ठीक, और वे भी क्या होते हैं? आपके श्रमिक ही होते हैं। अच्छा, भारत में रोजगार की प्रकृति कहती है बहुमुखी है। प्रकृति कैसी? बहुमुखी। बहुत प्रकार के रोजगार हैं, केवल एक प्रकार के रोजगार ही नहीं है। कैसी है प्रकृति? हमारे यहाँ बहुमुखी है। कुछ लोगों को वर्ष भर रोजगार प्राप्त करना होता है और कुछ लोगों को वर्ष के कुछ महीने में ही रोजगार पाते हैं। अधिकांश मजदूरों को अपने कार्य को उचित मजदूरी नहीं मिल पाती। वैसे श्रमिकों की संख्या का अनुमान लगाते समय जितने भी व्यक्ति आर्थिक कार्यों में लगे होते हैं, उन्हें उन सबको रोजगार मिले लोगों में की श्रेणी में शामिल करते हैं। जो लोग रोजगार में लगे हैं, किस तरह के कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको हम लोग रोजगार में, एम्प्लॉयमेंट में काउंट करते हैं। ये कैसे हैं? रोजगार में हैं, इसलिए हम उनको काउंट करते हैं। आप विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में लगे व्यक्तियों की संख्या को जानने को उत्सुक होंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में लगे। एक नंबर आपके सामने होना चाहिए। कह रहे वर्ष 2017-18 में भारत का कुल श्रम शक्ति का आकार एक 447 मिलियन आका गया। कितना?
471 मिलियन, इतना मिलियन है हमारी लेबर पावर। कितना? बस 2017-18। आप कह रहे हैं सर अब तो 24-25 चल रहा है। हाँ, तो ये उस समय का डाटा है हमारे पास, क्योंकि देश की आर्थिक लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। अधिकांश लोग कहां निवास करते हैं? ग्रामीण क्षेत्रों में। इसलिए श्रमिक ग्रामीण बल का अनुपात शहरी के श्रम बल से अधिक होता है। 447 मिलियन में 2/3 श्रमिक ग्रामीण हैं। भारत में श्रम शक्ति का में पुरुष युग की बहुतालता है। श्रम बल में लगभग 70% पुरुष हैं। जो आपकी लेबर पावर है उसमें लगभग कितना है? 70% आपके पुरुष हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रमिक का कुल आपका 1/3 है। अब देखिए, कुछ महिला और पुरुष दोनों लगे हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो है 1/3 यानी कि 33%। 1/3 का मतलब तो ये 33 पॉइंट आपका 33% कुल श्रमिकों का 1/3 है। तो शहरों में केवल 20% महिला ही श्रम की भागीदारी पाई जाती है। महिला खाना बनाती हैं, पानी लाती हैं, ईंधन को जो लकड़ियां वगैरह इकट्ठा करती हैं, साथ साथ वो खेतों में भी अपनी हेल्प करवाती हैं। यानी कि महिला काम काफी करती है। नगद या अनाज के रूप में आपकी मजदूरी नहीं, कहते हैं नगद या मजदूरी के रूप में उनको पैसा आपका नहीं मिलता। कुछ तो आपके भुगतान नहीं किए जाते। इन कारणों से महिलाओं को श्रमिक वर्ग भी शामिल नहीं किया जाता। अर्थशास्त्रियों का आग्रह है कि इन महिलाओं को श्रमिक ही माना जाना चाहिए। अब कह रहे जो महिला आपके घरों में काम करती हैं, पानी लेकर आती हैं, खाना बनाती हैं, बच्चों की देखभाल करती हैं, ये सारे चीजें करती हैं, यानी कि जो घर का काम है, हमने उस काम को काम नहीं किया। हम क्या मानते हैं कि इनकी जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्या कहते हैं कि भैया ये लोग जो घर में खाना बना रही हैं, लकड़ी बीन रही है, पानी लाती हैं, घर में जानवरों की हेल्प करती हैं, उनको चारा देती हैं, उनके लिए काट के लाती हैं, लकड़ियां बीनती हैं, खेतों में काम करती हैं, इस सब को भी श्रम माना जाना चाहिए। अब ये भी लेबर की कैटेगरी में आना चाहिए। ऐसा नहीं है केवल आप काम करा रहे हैं कह दें कि बस ये काम है, नहीं, ये भी लेबर के काम में श्रमिक के रूप में इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किसने? अच्छी बात है, यानी कि वो उसको कह रहे हैं। ठीक, तो एक बार ये पूरा जो है आपका पैराग्राफ हो गया है। आगे बढ़ेंगे श्रम और रोजगार की स्थिति में। तो पहले एक बार श्रम और रोजगार में यहां तक आप लोग देख लीजिए, आयात निर्यात संबंधित, फिर आगे बढ़ेंगे इसमें। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो? देख लिया बच्चों? देखिए बेटा, ऋणात्मक कब होगा आयात, और सकारात्मक कब होगा और बराबर। लोगों की रोजगार में भागीदारी। अब कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट में आते हैं, कितने नॉन एम्प्लॉयमेंट है, कितने ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, कितने अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, कितने सेल्फ डिपेंडेंट है, जो कुछ ना कुछ अपना कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे जनसंख्या अनुपात का प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए सूचक के रूप में किया गया है। यह जानने में सहायक है जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तु की सेवा के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान देता है। यदि यह अनुपात, इसका तात्पर्य है कि जनता की काम से भागीदारी अधिक होगी। यदि अनुपात सक्षम या धंधा कम है तो इसका अर्थ होगा कि जनसंख्या बहुत अधिक होगी। कैसी होगी? जनसंख्या बहुत अधिक होगी। देखिए, तो ये आपका एक डाटा है, सारणी दी हुई है 6.1। इस 6.1 को देखिए, लिंग, पुरुष, स्त्री और संपूर्ण, यानी कि पुरुष कितना काम कर रहे हैं, स्त्री कितना काम कर रहे हैं। संपूर्ण में 52.1 और ग्रामीण क्षेत्र में 51.7 और शहरी में 53 यानी कि पुरुषों का शहरी क्षेत्र में कार्य में योगदान महिलाओं की तुलना में, ग्रामीण की तुलना में अधिक है। वहीं महिलाओं में देखिए ऑन एवरेज आपका 16.5% लगी हुई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिला ज्यादा काम करती हैं, शहरी क्षेत्रों में कम। कार्यशील जनता की बात कर रहा हूँ, बड़ा जान का चंबा लगेगा। आप कहेंगे लड़कियां उल्टे जो है गांव में कम काम करते हैं, शहरों में ज्यादा करती है, लेकिन डाटा कुछ और कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है इनका रेशो। एवरेज निकाला है 16.5, यानी कि दोनों जोड़ के आपका 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, संपूर्ण क्षेत्र का देखिए 13.7 और इस तरीके से हम इसको। चलिए जनाब देख लें, कोई क्वेरी हो, कोई रह जाए आपका कुछ भी ऐसा, आप बेधड़क मुझसे पूछिए, बेहिचक पूछिए। चलिए, तो
ऑन एवरेज संपूर्ण कितना काम कर रहे हैं? 33.7%। एवरेज स्त्री और पुरुष, एवरेज निकाला गया है। ग्रामीण क्षेत्र में इतना और शहरी क्षेत्र में इतना, तो वर्किंग कहाँ ज्यादा आई? शहरी में ज्यादा, सॉरी ग्रामीण में ज्यादा। ठीक, ये आपको वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में जो लगे हैं ना, उसकी वजह से नंबर बढ़ जाता है। ठीक है ना। या जनसंख्या, अब जनसंख्या का अर्थ तो पिछली कक्षा में आप पढ़ लिया है। जनसंख्या शब्द का अभिप्राय क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की कुल संख्या से है। यानी कि किसी क्षेत्र विशेष में समय विशेष पर रह रहे व्यक्तियों की संख्या से है। तो ये हमारी पॉपुलेशन की परिभाषा है। ध्यान लिख लीजिए, लिख लीजिए बड़े बेटा। जो जनसंख्या शब्द को जो एक्सप्लेन कर रहा है, किसी समय क्षेत्र विशेष में और समय विशेष में रह रहे व्यक्तियों की संख्या को, व्यक्ति का मतलब स्त्री पुरुष दोनों काउंट होते हैं, पुरुष प्रधान बना के ही लिख दिया है, बल्कि यहाँ होता है स्त्री और पुरुषों की कुल संख्या। तो हमने व्यक्ति के रूप में इंडिकेट किया है, तो ये मत समझना कि हमने स्त्रियों को काउंट नहीं किया है, फीमेल काउंटेबल नहीं है, दोनों काउंटेबल है। तो एक किसी क्षेत्र विशेष में रह रहे एक समय विशेष में व्यक्तियों की कुल संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? देख लिया। चलिए, यदि भारत के श्रमिक जनसंख्या का अनुपात आकलन करना चाहते हैं तो हमें भारत में क्या है, जो भी लोग कार्य कर रहे हैं सभी श्रमिकों की संख्या को देश की जनसंख्या से भाग देकर, भारत में कार्य कर रहे सभी श्रमिकों को संख्या से देश की संख्या को भाग देकर 100 से गुणा करने पर इसे हमें श्रमिकों की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात होगा। टोटल वर्किंग अपॉन टोटल पॉपुलेशन डिवाइड ऑन इनटू 100, उससे हमारा क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो ये सिंपल सा फंडा है तो ज्ञात करने के लिए। तो इतना फिलहाल जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे। तब तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ पूछना हो, डाउट वगैरह, आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों फिलहाल आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत